हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संविधान का भाग 5। संविधान का भाग 5 आप पढ़ने जा रहे हैं। अभी भाग 4 समाप्त किया हमने। संविधान का भाग 5, भाग 5। संविधान के भाग 5 में बाबू अनुच्छेद, अच्छा भाग 4 कहां खत्म हुआ था बे? अनुच्छेद 51 पर। यह शुरू होता है अनुच्छेद 52 से और भाग 5 खत्म होगा अनुच्छेद 151 पर। अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 है। जैसे भाग 4 में आपने देखा था राज्य के नीति तत्व थे, है ना। भाग 3 में मौलिक अधिकार थे, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य थे। इसमें क्या है तो भाग 5 में बेटा है केंद्र की सरकार। केंद्र की सरकार से संबंधित प्रावधान है। केंद्र की सरकार, भाग 5 में पूरा केंद्र की सरकार है ना। आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में 3 स्तर पर सरकार देखने को मिलेगा। एक केंद्र स्तर पर आपको पता है मोदी जी है ना बेटा। उसके बाद एक प्रांतों में आपको सरकार मिलेंगे, योगी जी हैं, समझना। और स्थानीय सरकार भी मिलेगा। तो अभी आप पहला सरकार आपने शुरू किया है, केंद्र स्तर की सरकार आप पढ़ने जा रहे हैं। और केंद्र की सरकार का उल्लेख है संविधान के भाग 5 में। ऐसे राज्य की सरकार का उल्लेख है संविधान के भाग 6 में, अगले भाग में। स्थानीय सरकारों का उल्लेख भाग 9 और भाग 9 क में है। तो मैं तीनों स्तर की सरकारें आपको पढ़ाऊंगा, समझना। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा केंद्र की सरकार। भारत में ही नहीं दुनिया में कहीं भी सरकार 3 चीजों से मिलकर बनती है। कितने चीजों से बे? 3। सरकार 3 चीजों से मिलकर बनती है बेटा। वो कौन कौन सी चीज है आप लोग को पता होगा, पता है ना। एक चीज है सरकार जिससे मिलकर बनती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है विधायिका। क्या बे? हाँ, प्रत्येक देश में सरकार शासन व्यवस्था में ये चीज जरूर होगी, विधायिका होगी। दूसरी चीज होती है कार्यपालिका। क्या होती है बे? कार्यपालिका। ये सरकार का दूसरा हिस्सा होता है, शासन व्यवस्था का दूसरा अंग है ये, और बड़ा ही महत्वपूर्ण। और तीसरी चीज होती है न्यायपालिका। तो 3 चीजों से मिलकर बनती है सरकार। ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं बेटा सरकार। अब चूंकि हम केंद्र की सरकार पढ़ रहे हैं, अच्छा विधायिका का काम क्या है? तो विधायिका का काम है विधि निर्माण, कानून बनाना बे। इसका काम है विधि निर्माण, कानून बनाना। कानून बनाती है विधायिका। और कार्यपालिका क्या करती है? विधि, कानून को लागू करना। इसका काम है कानून को लागू करना। कानून को लागू करना इसका काम है कार्यपालिका का, लागू करना। और वही न्यायपालिका का काम है ना, विधि की रक्षा करना, विधि सम्मत न्याय देना, है ना। विधि की रक्षा करना, कानून की रक्षा करना। ये तीनों अंग अपना अपना काम करते हैं और मिलकर बनाते हैं सरकार। जैसे आपको मैं बताऊंगा केंद्र में कानून बनाने का काम कौन करता है, आपको भाग 5 में ही मिलेगा संसद। क्या बे? संसद। ये केंद्र की सरकार की विधायिका है, केंद्र सरकार की ये विधायिका है, कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। वहीं कार्यपालिका, कार्यपालिका में बहुत सारे लोग हैं। जैसे कार्यपालिका में आपको केंद्र की कार्यपालिका में मिलेंगे, कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी है राष्ट्रपति। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को कार्यपालिका में, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे उपराष्ट्रपति। ये लोग मिलकर कानून लागू करते हैं, है ना, केंद्र सरकार में, ठीक है। राष्ट्रपति हो गए। और ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कानून लागू करता है, तो बड़ा अधिकारी है ना कार्यपालिका का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब नहीं होता तो कानून कौन लागू करता है? उपराष्ट्रपति। और आपको आगे पता चलेगा कुछ समय में कि राष्ट्रपति कानून लागू करता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह से। तो ये प्रधानमंत्री और इनका मंत्री परिषद, ये भी कार्यपालिका है केंद्र में। मंत्री परिषद ये भी क्या है? कार्यपालिका है। समझ पा रहे हो? इसके अलावा आपको कार्यपालिका के कुछ अधिकारी और पढ़ाऊंगा मैं। महान्यायवादी आप पढ़ेंगे, महान्यायवादी में पढ़ाऊंगा आपको, समझ पा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और अंतिम और महत्वपूर्ण अधिकारी पढ़ाऊंगा जिसका उल्लेख भाग 5 के अंतिम अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 148 में। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अंतिम अधिकारी है जिसका उल्लेख भाग 5 में है। अनुच्छेद 148 से 151 कैग का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो इन सबका, ये सभी चीजों का उल्लेख कहां मिलेगा आपको? भाग 5 में, क्योंकि यहां केंद्र की सरकार है। समझ पा रहे हैं? और ये शुरुआत होता है भाग 5 का कार्यपालिका से। कहां से शुरू होता है ये? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। किसका बे?
समझ पा रहे बात? ठीक है। जैसे उसके बाद अनुच्छेद 79 में संसद आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये पूरे कार्यपालिका के सरकार के तीनों अंगों का उल्लेख मिलेगा आपको भाग 5 में, समझ रहे हैं? ठीक है। तो जैसे है ना, जैसे महान्यायवादी है, जैसे कैग मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन न लीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। ये इसके अलावा न्यायपालिका में आप पढ़ेंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में है। न्यायपालिका का कुछ हिस्सा भाग 6 में भी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, कार्यपालिका और विधायिका केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग। केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति सबसे बड़ा अधिकारी, राज्य की कार्यपालिका का अधिकारी सबसे बड़ा राज्यपाल। ठीक है। केंद्र की विधायिका संसद और राज्य की विधायिका विधानमंडल, जहां राज्य का कानून बनता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। लेकिन न्यायपालिका हमारे यहाँ इकहरी है, क्या है? एकीकृत है। आपको समझ में आएगा आगे, अलग अलग नहीं है, सबके लिए एक ही न्याय व्यवस्था है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे पंचायत हो। समझ रहे? जिसकी सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायालय या सेशन कोर्ट, ये सब। समझ रहे? तो ये न्याय व्यवस्था मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केंद्र की कार्यपालिका। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि भाग 5 शुरू ही होता है कार्यपालिका से। कहां से शुरू होता है? शुरू किया जाए। ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा केंद्र की, लिख लिया था आप लोगों ने? ठीक है। हम लोग केंद्र की कार्यपालिका क्या पढ़ने जा रहे हैं? केंद्र की कार्यपालिका। और केंद्र की कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी है राष्ट्रपति, सबसे पहले उसी का उल्लेख है। तो केंद्र की कार्यपालिका में आपको पढ़ना है, आप जानते हैं, सबसे पहले आप पढ़ोगे, इसका उल्लेख है भाग 5 में। केंद्र की कार्यपालिका पढ़ने जा रहे हैं। और केंद्र की कार्यपालिका में आपको पता है कौन कौन है? अभी तो मैंने बताया था, राष्ट्रपति है, और कौन है बे? उपराष्ट्रपति है। ठीक है। मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है, यही लोग तो हैं। ठीक है। मंत्री परिषद है, महान्यायवादी है, ये सब लोग, और कैग है, ये इन्हीं सबको पढ़ना है हमें। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो चलिए हेडिंग डालिए बेटा आप लोग, राष्ट्रपति। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। सर आप जाएं, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया आपने ना, बस अब फ्री हैं आप, है ना? क्या हुआ? वो वाली लाइट चमक रही है बेटा, वो वाली लाइट ऑफ कर देना, तो पहले बता दिए होते। ठीक है। ऐसे एक एक बटन ट्राई करो, एकदम सही दिख रहा है तुम लोग को? ठीक है। तो राष्ट्रपति, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट। तो देखें, एक एक चीज देखेंगे। इसका उल्लेख बाबू संविधान के भाग 5 में, कौन से भाग में इसका उल्लेख है? संविधान के भाग 5 में। भाग 5 में पूरी केंद्र की सरकार है, भाग 5 में उसका उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में अगर पूछा जाए आपसे तो बताइएगा। राष्ट्रपति का उल्लेख है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। यह महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में बेटा राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अच्छा, किस तरह से उल्लेख है तो बता रहा हूं। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले पद बता रहा है कि राष्ट्रपति जैसा पद भी भारत में कोई होगा। तो बताता है अनुच्छेद 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा बेटा, ऐसा कहता है अनुच्छेद 52। ठीक है, कि राष्ट्रपति जैसा कोई पद होगा। उसके बाद अगला एक अनुच्छेद है, आप इसको याद नहीं भी कर सकते हैं, है ना, है बेटा अनुच्छेद 53। कौन सा अनुच्छेद? अगले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अनुच्छेद 53 में बताया गया क्या करेगा, क्या ये राष्ट्रपति क्या है, कैसा है। तो इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कानून लागू करने वाले लोगों में, जो लोग कानून लागू करना मतलब शासन चलाना, क्या शासन चलाना, समझ रहे? ठीक है। जो कार्यपालिका का कानून लागू करने वाले लोगों में कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होगा, सबसे बड़ा अधिकारी होगा, है ना। आप देखते, मैं बताऊंगा आगे कि भारत में कोई भी कानून लागू होता है, कोई भी आदेश जारी होता है, जिसका शासन चलता है राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से?
समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, ऐसा लिखा गया है भाग 5 में। अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में बेटा? अनुच्छेद 53 में, जो कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, सबसे बड़ा अधिकारी होगा, जो कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, ऐसा लिखा है। अच्छा, इसके अलावा इसके बारे में कुछ और बातें हैं। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद कहां से प्रेरित है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से प्रेरित है तो बताइएगा इंग्लैंड से। अमेरिका मत लिख देना, कहां से प्रेरित है ये? इंग्लैंड से। बता रहा हूं कैसे। तो राष्ट्रपति का पद प्रेरित है इंग्लैंड से। राष्ट्रपति का पद बेटा इंग्लैंड से प्रेरित है, इंग्लैंड से प्रेरित है। अब देखें, ये चीज जान लें आप लोग, राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड से प्रेरित है। इसके अलावा देखें, इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। देखें, हमारे यहां शासन प्रणाली जो अपनाई गई है, संसदीय व्यवस्था शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय व्यवस्था असल में हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था आजादी से पहले भी शुरू थी, है ना। तो हम आज हमें शासन की एक व्यवस्था चुननी थी, तो हमने कहा हम क्यों नई व्यवस्था चुने जिससे पहले से परिचित है, जिसमें हम लोग पहले से सहज हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने संसदीय व्यवस्था चालू रखा। संसदीय व्यवस्था पैदा हुआ था इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड में संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है वे? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में, वहां इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बाबू इसके 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? यही तीनों मिलकर वहां कानून बनाते हैं और शासन व्यवस्था चलाते हैं। ठीक है, तो देखें यहां 3 अंग है। जैसे एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक सदन है ये हाउस ऑफ कॉमन्स, और एक किंग या क्वीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वीन या किंग यहां है। यही तीनों मिलकर शासन चलाते हैं। हाँ, शासन व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण ये लोग अंग हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के अंग है। तो हमने बस यही व्यवस्था अपने यहां अपना लिया। अपने यहां हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह राज्यसभा कर दिया, हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह लोकसभा कर दिया। समझ पा रहे हैं? और चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र था, यहाँ किंग या क्वीन वहां थे, वहां राजतंत्र था, तो हमने किंग या क्वीन की जगह एक नया पद बना दिया, राष्ट्रपति। कौन सा? तो जो रोल इंग्लैंड में किंग या क्वीन का है, वही रोल हमारे यहाँ राष्ट्रपति का है। तो कहां से प्रेरित है हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद? इंग्लैंड से। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक महत्वपूर्ण बात और है, वो भी जान लें आप लोग राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। समझ रहे? मतलब जनगणना होगी तो सबसे पहले नागरिक के रूप में किसको गिना जाता है? और वैक्सीन लगेगा तो किसको लगेगा सबसे पहले? ये नहीं, ये जरूरी नहीं है, है ना, लेकिन प्रथम नागरिक है ना। सभी चीजों पर प्रथम नागरिक जैसी सुविधाएं उसको मिलेंगी। ठीक है ना। भारत का नागरिकों में पहला व्यक्ति है वो। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति जो है वो जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। समझ रहे हो बात? है ना। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये बात लिख लीजिएगा, या पूरा बात ऐसे लिख लो, भारत का प्रथम नागरिक होता है ये। प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा, इस पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में। समझ रहे हैं किस तरह का पद है ये? एक कार्यपालिका का पद है, और कार्यपालिका का सबसे बड़ा, तो केंद्र सरकार में कानून लागू करने वाले लोगों में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है बेटा? राष्ट्रपति। याद रहेगा? अच्छा, हम लोग एक पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे इसको। जब सबसे पहले योग्यता पढ़ेंगे कि कौन बनेगा राष्ट्रपति, फिर हम देखेंगे उसका उनको चुनता कौन है, फिर वो कैसे बनेंगे राष्ट्रपति, उनका निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर उनको शपथ दिलवाएंगे। निर्वाचित होने के बाद क्या मिलेगा? शपथ। शपथ दिलवाने के बाद उनका कार्यकाल पढ़ेंगे हम लोग। कार्यकाल के दौरान फिर कैसे, कब कब वो पद से हटाए जा सकते हैं, कैसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर वो करते क्या है, कार्य एवं शक्तियां पढ़ेंगे, और अंतिम में उस कार्य के लिए उनको वेतन कितना मिलता है, फिर वो पढ़ेंगे। और अंतिम में सबसे लास्ट में वन लाइनर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ राष्ट्रपति से संबंधित वन लाइनर्स। ठीक है ना। तो शुरू किया था योग्यता। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? राष्ट्रपति पद की योग्यता। हम लोग योग्यता पढ़ने जा रहे हैं। योग्यता किसकी योग्यता? प्रधानमंत्री की योग्यता?
राष्ट्रपति की योग्यता। अब देखिए लास्ट में मैं सारे अनुच्छेद पढ़ाऊं कि यही अनुच्छेद बताता चलूं। अभी मैं ये सोच रहा हूं कि सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट वाले यहां लिखवाता जाऊं, लास्ट में आपको एक साथ लिखवा दूंगा, समझना है सारे अनुच्छेद। हालांकि मैं बता दे रहा हूं योग्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है, ठीक है ना। तो देखें आइए क्या योग्यता दिया गया है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए। पहली, और ये लगभग हर जगह मिलेगी आपको, वो है वो बंदा भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या हो? भारत का नागरिक हो। जिसको भी राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। मूल नागरिक नहीं यहां लिखा है, नागरिक मतलब सोनिया गांधी। मूल नागरिक क्या होते हैं? भारत के ऐसे नागरिक जो भारत में ही पैदा हुए हों। हम लोग मूल नागरिक हैं। हम लोग क्या हैं? सोनिया गांधी मूल नागरिक नहीं है, वो नागरिक पहले थी इटली की, बाद में उन्होंने भारतीय किया, भारतीय व्यक्ति से विवाह किया, फिर उन्होंने भारत की नागरिकता ली पंजीकरण के माध्यम से। समझ पा रहे हो? तो ये है, वो मूल नागरिक नहीं है। हमारे यहां नागरिकता मांगता है। क्या मांगता है? कहीं भी पैदा हुआ हो व्यक्ति, कहीं का हो, भारत की नागरिकता उसके पास है तो फिर वो चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में मूल नागरिकता मांगता है। क्या मांगता है? मतलब प्रियंका चोपड़ा निक जोनास से शादी करके अमेरिकी नागरिक बनती हैं तो फिर वो वहां का चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वो पैदा नहीं वहां हुई हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? तो ये सीन है। लेकिन हमारे यहाँ कहीं भी पैदा हुआ हो, भारत की नागरिकता है उसके पास, फिर वो लड़ सकता है। भारत का क्या होना चाहिए? वो नागरिक। आयु एकदम सही, आयु उसका 35 प्लस हो, मतलब 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, चाहे एक सेकंड ही 35 प्लस हो, लेकिन होना चाहिए। समझ पा रहे हो? मतलब 35वां बर्थडे मना चुका हो वो, तो ऐसा, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव अगर किसी को लड़ना है तो उसके पास वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए चाहिए। समझ रहे हैं? तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा सदस्य बनने की क्या योग्यताएं हैं जब लोकसभा पढ़ाऊंगा। जैसे वहां बताऊंगा कि वो व्यक्ति लाभ के पद पर, हालांकि यहां भी ये कहा गया है, मैं बताऊंगा उस व्यक्ति पर कोई ऐसा न्यायालय द्वारा उसको 2 वर्ष से अधिक की सजा ना मिले। समझ रहे हो? पागल ना हो, क्या ना हो, दिवालिया ना हो, विकृत चित्त ना हो, ये सारी योग्यताएं हैं, ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो लोकसभा में पढ़ेंगे। अभी बस ये जान लो वो सारी योग्यताएं इसके पास होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए चाहिए होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो बेटा, योग्यता रखता हो, ठीक है ये। और चौथा और अंतिम चीज है ना, वो ये है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद यहां कहने का सेंस ये है कि भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब भारत सरकार, भारत के खजाने से किसी किस्म का उसको वेतन या लाभ ना मिल रहा हो, समझ रहे हैं? सरकारी पद से संबंधित ना हो, ऐसा कह रहा है किसी, तो लाभ के पद पर ना हो, मत लाभ के पद पर ना हो। किसके पद पर? बाबू नेताजी लोग को ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है। एक मास्टर साहब है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकते राष्ट्रपति का, अगर चुनाव लड़ना है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसी तरह एक राज्यपाल भी है अगर कोई राज्य का, तो वो भी तो सरकारी खजाने से वेतन ले रहा है, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता, वो भी लाभ के पद पर है। लेकिन नेता है ना, राज्यपाल क्या है, तो नेताजी लोग अपने ऊपर कोई बंदिश स्वीकार नहीं करते हैं। फिर नेताओं ने, संसद ने, भारत सरकार ने साल 2006 में, कौन से साल में? 2006 में एक कानून पारित किया संसद ने, है ना, लाभ का पद अधिनियम 2006। कौन सा कानून बे? हाँ, संसद ने। किसने बेटा? संसद ने लाभ का पद अधिनियम, एक कानून है। अधिनियम मतलब क्या होता है बेटा? कानून। लाभ का पद अधिनियम, और हमेशा अधिनियम के आगे क्या लिखते हैं? साल। तो लाभ का अधिनियम 2006 द्वारा 56 पदों को, कितने पदों को बे? 56 पदों को
जो असल में राजनीतिक पद थे। कैसे पद थे बे? राजनीतिक पद। 56 पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया, लाभ के पद से बाहर कर दिया बेटा, बाहर कर दिया। 56 पदों को लाभ के पद से बाहर कर दिया संसद ने। एग्जाम्पल के लिए इसमें इन 56 पदों में कुछ प्रमुख पद मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने बताया है उपराष्ट्रपति, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बे? उपराष्ट्रपति। मतलब उपराष्ट्रपति साहब, है ना, अगर कोई उपराष्ट्रपति के पद पर है और उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उपराष्ट्रपति आपके पद से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है इनको अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, ये लाभ पद माना ही नहीं जाएगा, है ना, है ना तगड़ा भाई। और लेकिन मास्टर साहब को चुनाव का लड़ना है अगर राष्ट्रपति का तो इस्तीफा देना होगा, वो लाभ का पद है। वो किसका पद है? हाँ, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए। हालांकि बाद में इनको अगर ये जीत गए राष्ट्रपति का चुनाव फिर इस पद से इस्तीफा देना होगा, लेकिन सेफ तो है कि मतलब राष्ट्रपति नहीं भी जीते तो फिर राज्यपाल तो है ही, समझ रहे? राज्यपाल, ठीक है, कोई सांसद है, ये सब लोग बाबू अपने पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, है ना तगड़ा। तो ये 4 योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, आयु 35 प्लस हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, लाभ के पद पर ना हो। अब मैं बताऊं आपको, ये योग्यताएं लगभग भारत के हर 35 साल के व्यक्ति के पास है ना। मैं बताऊं कैसे भारत का नागरिक लड़ सकते हैं और लगभग भारत का हर नागरिक चुनाव लड़ सकता है, ऐसी योग्यताएं हैं ये, है ना। तो ऐसे में भीड़ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो भीड़ कम करने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। क्या है वे? और ये शर्तें भी कठिन है, ये शर्तें पूरा करेंगे तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इन योग्यताओं के अलावा क्या है बेटा? कुछ शर्तें भी पूरी करनी होती है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। शर्तें क्या है? तो 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं बे? 2 शर्तें जो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको पूरा करना होगा। एक तो आप जब भी राष्ट्रपति का चुनाव, वो कोई भी राष्ट्रपति उम्मीदवार है जिसको चुनाव लड़ना है, वो नामांकन करने जाएगा तो उसके नाम से 50 संसद सदस्य, 50 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए। 50 सांसद ये कहने चाहिए कि हम चाहते हैं, है ना, कि रामनाथ कोविंद, इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू, हम चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू चुनाव लड़ें, है ना। ऐसा 50 सांसद प्रस्ताव पे साइन करें और 50 सांसद अनुमोदन करें। अलग 50 अलग सांसद, चाहे लोकसभा के या राज्यसभा के कहीं के भी हो, सांसद होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकसभा या राज्यसभा के 50 सांसद प्रस्ताव रखें कि हम चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें और 50 सांसद इस बात पे सहमति दें कि हाँ हाँ हम भी चाहते हैं ये चुनाव लड़ें, अनुमोदन करें। क्या करें बे? तो चुनाव लड़ने से पहले उसको 100 सांसद चाहिए। ऐसा एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है, समझ रहे हो। एक सांसद खरीदने के लिए एक लोकसभा चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपया, पता है कि नहीं, है ना। विधायक खरीदने में अब बताओ अगर 100 सांसद, इसीलिए तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल से ही होता है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के पास ही इतने सांसद हो सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में, किसके पक्ष में? प्रेसिडेंट में लिख दो, समझ जाएंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में, उम्मीदवार के पक्ष में 50 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? प्रस्तावक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 50 आंकड़ा याद रखिएगा, 50 सांसद प्रस्तावक व 50 सांसद अनुमोदक होने चाहिए। क्या होने चाहिए बे? वो सहमति दें, हाँ हम भी चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, अनुमोदक होने चाहिए। ये शर्त आम आदमी नहीं पूरा कर पाते हैं, है ना। ये इससे भीड़ कम हो जाती है, एकदम कम हो जाती है, समझ रहे हैं। तो भाई 100 सांसद जिसके पास होगा वही तो चुनाव लड़ पाएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी शर्त है जो थोड़ी कठिन है ना। वो ये है कि प्रत्येक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपया, 15,000 की मोटी रकम, समझ रहे हैं, ठीक है, आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में रखना होगा। किस राशि के रूप में? और कुल मत मान लो 100 पढ़ते हैं, हालांकि 100 नहीं पढ़ते, मैं बता रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कुल वोट राष्ट्रपति के चुनाव में कितने पड़ रहे हैं?
100। तो कुल मतों का अगर उसने 1/6 से कम पाया, 1/6 मतलब कुल मतों का कितना होगा? 100 का 1/6 कितना होगा? अरे 16 सही, 1/6 क्या होता है बे? मैं कितना होगा? 16 छक्का 96, लगभग 17, लगभग 17। मतलब अगर उसने राष्ट्रपति के चुनाव में 17 मत से कम पाया तो ये 15,000 की मोटी राशि उसकी जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो अगर आप सीरियस हैं तभी चुनाव लड़िए, समझ पा रहे हैं? अगर जीतने की संभावना आपको दिखती है तभी चुनाव लड़िए, नहीं तो ये 15,000 आप गंवा सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा सीन है। तो 15,000 की राशि आरबीआई राष्ट्रीय उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में रखना होता है, याद रहेगा? तो कितना भाई? 15,000। मैं बोल दूं, लिख लेंगे आप लोग? तो लिखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 की राशि जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास जमा करना होगा। चुनाव में कुल मतों के, लिखो बेटा, चुनाव में कुल मतों के 1/6 से कम प्राप्त करने पर, चुनाव में कुल मतों के 1/6 से कम प्राप्त करने पर यह राशि जब्त हो जाएगी। यह राशि जब्त हो जाएगी। मतलब समझे आप लोग? ये समझ गए ना? तो 4 योग्यताएं और 2 शर्तें, ये कोई व्यक्ति अगर पूरा करता है तो फिर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति को चुनता है। समझ रहे हैं? तो हेडिंग डालो आप लोग, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? निर्वाचक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। या आम भाषा में इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, है ना, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, जो राष्ट्रपति को चुनते हैं बेटा, चुनते हैं, समझ रहे हैं? तो उनको देखने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन से लोग डालते हैं, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो ठीक है, पहला इनके निर्वाचक मंडल में आते हैं बाबू सभी निर्वाचित सांसद। सभी निर्वाचित सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ऐसे सांसद जो चुनाव लड़कर जाते हैं, कैसे जाते हैं बेटा? चुनाव लड़कर। जैसे सांसद, लोकसभा संसद का एक सदन है, और राज्यसभा, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, राज्यसभा भी संसद का एक सदन है, और दोनों के सदस्य सांसद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सांसद। तो लोकसभा में इस समय वर्तमान में 543 सदस्य, कितने में? और सभी के सभी निर्वाचित ही होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित। चुनाव लड़कर ये जाते हैं पूरे देश से। इन 543 में से 80 सांसद उत्तर प्रदेश से चुनकर जाते हैं। कहां से? ऐसे करके सभी 48 महाराष्ट्र से, ऐसे करके पूरे देश से कुल कितने सांसद लोकसभा में जाते हैं? कुल 543 लोकसभा सीटें हैं। अच्छा, राज्यसभा में बाबू कुल 245 सदस्य होते हैं। कितने बे? जिसमें बाबू 12 सदस्य बिना चुनाव लड़े जाते हैं। इनको राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। क्या कर देता है? इनके बारे में बताऊंगा मैं आगे।
सिर्फ चुनाव लड़कर जाते हैं बेटा 233 सदस्य। कितने में निर्वाचित होते हैं? 233। मैं बताऊंगा इनका भी चुनाव कैसे होता है, बस अभी ये याद कर ले कि निर्वाचित होते हैं 233 लोग, निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में 543। तो ये आएगा 776 सांसद। कितने में? तो ये 776 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के, है ना, मिलाकर ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा सबको? ये आप इसको आंकड़े को देख के घबराइएगा नहीं, आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? अभी इतना तो रट ही सकते हो आप। लोकसभा में कुल सदस्य 543 होते हैं और राज्यसभा में कुल सदस्य 245 होते हैं। कितने? जिसमें से 12 सदस्य होते हैं बेटा, ये चुनाव लड़कर नहीं जाते, इनको मन से बना दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो 233 लोग चुनाव लड़कर जाते हैं। कैसे जाते हैं ये बात की बात है, ठीक है? इसके अलावा देखें, राष्ट्रपति के चुनाव में इनके अलावा और कौन भाग लेता है और कौन वोट देता है, तो बता रहा हूं मैं। सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊंगा आगे, विधानसभा में पढ़ाऊंगा भाग 6 में। कहां पढ़ाऊंगा इसको? भाग 6 में। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, विधायक होते हैं। क्या होते हैं बे? पता कि नहीं? इसके सदस्य भी, अभी हुआ है विधानसभा का चुनाव 2022 में, है ना? विधानसभा का चुनाव आपने दिया होगा, वोट दिया होगा, दिया है ना? नहीं, नहीं दिया है? दिया कीजिए वोट। तो सभी राज्यों में एक विधानसभा है। तो वहां के विधान, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सदस्य हैं। कितने में? मतलब उत्तर प्रदेश को 403 विधानसभा सीटों में बांटा गया है। एक एक विधानसभा चुनकर जाते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं। ये सब लोग वोट डालेंगे। समझ रहे? किसके चुनाव में? राष्ट्रपति। अगर पूरे देश के विधानसभा सदस्यों को जोड़ोगे तो ये आएगा लगभग 4220। कितना आएगा भाई? वैसे 120 कर लो, यहां राज्यों में 120, 4120 लगभग 4120 विधायक आएंगे पूरे राज्यों से, जिसमें उत्तर प्रदेश के कितने हुए? 403। समझ पा रहे हो? तो पूरे, हाँ, ये 4120 विधायक लोग, विधानसभा सदस्य विधायक कहलाते हैं, ठीक है? ये लोग हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा देखें, इसके अलावा बेटा, है ना, दिल्ली और पुदुचेरी, कौन सा बे? दिल्ली, पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, निर्वाचित सब जो जिन्होंने चुनाव लड़के सदस्य बने वही निर्वाचित विधानसभा सदस्य, ठीक है? निर्वाचित विधानसभा सदस्य वोट डालते हैं। आपको आगे पता चलेगा।